हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और अपन कर रहे हैं 10 मिनट सीरीज विद ज्योग्राफीज 10 क्वेश्चंस। 10 मिनट में अपन 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एमसीक्यूज। इसमें आपके जो भी सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन हैं, बहुत बेसिक कंसेप्चुअल लेवल से बेसिक फैक्ट्स जो सबको पता हैं उस टाइप के क्वेश्चन से लेकर जैसे जैसे क्लास आगे प्रोग्रेस होगी, अपनी सीरीज आगे बढ़ेगी, अपन डिफिकल्ट कर लेंगे क्वेश्चंस को। तो अपना पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, अपनी डिफिकल्टी लेवल भी एड्रेस हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी डेवलप करेगा। ठीक है ना? तो मुझे पता है मॉक क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि बस ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं आया, क्या फर्क पड़ता है, मस्त रहते हैं अपन। तो मैं रहने नहीं दूंगी तुम्हें मस्त। ठीक है, चलो पढ़ाई करते हैं। बट फर्स्ट, अगर आप तैयारी कर रहे हो आरएस की और सीरियसली कर रहे हो तो आपको जानना चाहिए कि किस तरह से इस एग्जाम को ब्रेक करना है। मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, मैं आपको स्ट्रैटेजीज बता सकती हूँ, लेकिन जिन लोगों ने वो चीज ऑलरेडी क्रैक की है और अच्छी रैंक से क्रैक की है, अगर आपको मौका मिलता है उनसे बात करने का, उनकी स्ट्रैटेजीज को जानने का, तो वो मौका खोना नहीं है। राइट? क्यूआर कोड आपके सामने फ्लैश कर रहा है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करो और रजिस्ट्रेशन कराओ। आरएस ओनली के सेमिनार में पार्टिसिपेट करो। कब है? 27 मई को है, सुबह 11 बजे। 11 बजे, राइट। नाउ, अगर आपको स्कैन नहीं प्रॉपर्ली हो रहा है, नहीं करा जा रहा है, तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसको फिल करके सबमिट कर दो। सेमिनार अटेंड करो, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, चलो। और अगर कोई क्वेरी होती है एग्जाम को लेके या फिर बुक्स को लेके, पढ़ाई कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, वट एवर बी द केस, तो गूगल फॉर्म दिया हुआ है सेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट? उसको फिल करके सबमिट कर दो, आपकी काउंसलिंग हो जाएगी फ्री। नहीं तो एक फोन नंबर दिया हुआ है, कॉल करो और अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर ले लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से आज। विच इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड इंडिया? बेसिक मैथ का सॉरी मैप का क्वेश्चन है। ये बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं मैप के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की जो डेट लाइन है, जो 82.5 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ टू साउथ कट करती है इंडिया को, झांसी उसके ईस्ट में आता है, वेस्ट में आता है, या उसके ऊपर आता है? चलो बताओ मुझे कमेंट्स में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत इजी मैप का क्वेश्चन है। इंडिया के मेनलैंड इंडिया के, यानी कि जो मेन मैप है इंडिया का, जिसमें हम आइलैंड्स को नहीं काउंट करते। मेनलैंड इंडिया में आइलैंड्स काउंट नहीं होते, इंडिया में आइलैंड्स काउंट होते हैं। मेनलैंड इंडिया का साउथ का सबसे ज्यादा पॉइंट, साउथ का पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी है। इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान एंड निकोबार का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है। और वो भी जब 2004 में, आई थिंक 2004 में ही सुनामी आई थी। आई रिमेंबर आई वाज इन हाई स्कूल। हाँ, तो 25 दिसंबर को वहां पर सुनामी आई थी, जिसके कारण इंदिरा पॉइंट टेक्निकली पानी के नीचे सबमर्ज हो गया है। वी कैन स्टिल एक्सेस इट, लेकिन सुनामी इतनी भयंकर थी, वो अर्थक्वेक इतना भयंकर आया था कि वो सबमर्ज हो गया है। रामेश्वरम तमिलनाडु का कॉर्नर मोस्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, जो कि इंडिया की मेनलैंड पे आता है। हम उसके बाद में श्रीलंका को स्टार्ट करता मानते हैं। ये मुझे बताओ कहां पर है? केप कोमोरिन कहां पर है? कमेंट्स में बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो नोन एज सह्याद्रीज। नीलगिरीज आर अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, जो कि ईस्टर्न घाट्स को ज्वाइन करता है। सदर्न मोस्ट स्टेट्स में है। अरावलीज राजस्थान में है। सतपुड़ा कहां पे है? विंध्यास के जस्ट साउथ में है। राइट? आंसर इज सह्याद्री। नेक्स्ट, मॉनसून रिट्रीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल इन। हम क्या पढ़ते हैं? हमारे मॉनसून आता है, कब आता है? जून में आता है, एंड लास्ट वीक ऑफ जून। इनफैक्ट कुछ एरियाज में मिड ऑफ जून, अर्ली जून में भी आ जाता है। जैसे मैंगो शावर्स वगैरह होते हैं, वो केरला में हम मानते हैं कि भाई अर्ली जून में आ जाता है। राजस्थान की बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास में क्या आता है? साउथ वेस्ट मानसून, यानी कि हमारे पास में जो हवाएं मानसून की आ रही हैं वो अरेबियन सी से सदर्न वेस्टर्न डायरेक्शन से आ रही हैं। लेकिन पूरे इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून से बारिश नहीं होती है। इंडिया के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जब वो मानसून बरस के वापस निकल रही होती हैं हवाएं, तब मॉइस्चर पिक करती हैं और फिर बारिश करती हैं। वो मॉइस्चर पिक करती हैं। दिस इज इंडिया। ठीक है ना? ये गुजरात वाला रीजन है। दिस इज तमिलनाडु। ये जो विंड्स यहां से आ रही हैं, यहाँ पर अरेबियन सी से वो पानी उठाती हैं और यहाँ पर आकर हमारे इंडिया में, प्यारे भारत में बारिश कर देती हैं। नाउ, यही विंड्स जब वापस मौसम खत्म हो जाता है, सितंबर अक्टूबर के आसपास, जब वापस हवाएं बाहर निकल रही होती हैं, तो ये हवाएं यहां से बाहर निकलती हैं। दिस इज बे ऑफ बंगाल, राइट? जिसको बांग्लादेश बोल रहा था वी आर द गार्डन ऑफ द सी, कुछ भी बोलते हैं। तो ये बे ऑफ बंगाल है। जब ये हवाएं, सूखी हवाएं, क्योंकि ये बरस चुकी हैं, जब ये बाहर निकल रही होती है तो बे ऑफ बंगाल से पानी उठा लेती हैं वापस और इस जगह पे आके बारिश करती हैं। व्हाट इज नोन एज दिस? हाँ, व्हाट इज दिस प्लेस नोन एज? ठीक है, मैंने वापस पूरा समझा दिया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एल नीनो इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अभी रिसेंटली मैंने एक एल नीनो की क्लास ली थी।
एल नीनो क्यों होता है, कहाँ से आता है, उसका क्या असर पड़ता है, इंडिया के ऊपर क्या रेफिकशंस हो सकते हैं, ला नीना की अगर आप चाहते हो कि मैं ला नीना भी समझाऊं तो बहुत सिंपल 10 मिनट्स की क्लास लेंगे, ला नीना भी अपन समझ लेंगे। एल नीनो मैंने समझाया था। एल नीनो में क्या होता है, जो गर्म हवाएं साउथ अमेरिका के जो सदर्न पैसिफिक ओशन है वहां से हमारी तरफ आ रही होती, वेस्टवर्ड आ रही होती, वो ठीक से नहीं आ पाती, वो ब्रेक हो जाती है, वो कमजोर हो जाती है। अगर इतना भी पता है तो आपका आंसर आ गया। स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स होती हैं वो ला नीना में होती हैं, एल नीनो में ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में गर्मी ज्यादा हो जाती है, तो उन जगहों को बैलेंस करने के लिए हवाएं वहां चली जाती हैं। राइट, हमारी तक हवाएं आती नहीं है, जब हमारी तक हवाएं आती नहीं है या बहुत कमजोर आती हैं तो हमारे पास में मॉइस्चर भी कम आएगा, मॉनसून भी कम होगा। ये क्या है? इस फिनोमेना के पीछे कोई रीजन नहीं है, लेकिन फिनोमेना हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। हर कुछ साल में जैसे जैसे एल नीनो आता है, जब जब एल नीनो आता है तब तब हम देखते हैं कि अपवेलिंग यानी कि समंदर में जो नीचे का पानी जो ठंडा होता है वो ऊपर नहीं आ पाता। सरफेस तो गर्म है ना भाई, सरफेस सरफेस तो गर्म है क्योंकि गर्मियां पड़ रही हैं, सरफेस गर्म है जहां से करंट्स बह रहे हैं, लेकिन हम्बोल्ट करंट क्या है, ठंडा है। तो नीचे का जो पानी है, जो हम्बोल्ट करंट जो है वो ठंडा है, वो इतना वीक हो जाता है कि नीचे का पानी ऊपर आके अपवेल हो ही नहीं पाता, यानी कि पानी का खुद ओशन में चर्निंग नहीं होती। तो जब ओशन में चर्निंग नहीं होगी तो नीचे जो एनिमल्स वगैरह हैं वो ऊपर सरफेस पे नहीं आएंगे, इसीलिए वहां पर फिशिंग भी वीक हो जाती है। ठीक है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो भी वीक हो जाते हैं, तो रिड्यूस अपवेलिंग। ये फर्दर कॉन्सेप्ट में आता है, बट आपको अगर ट्रेड विंड्स का भी पता है तो आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया इज, रिवर आइलैंड इन इंडिया इज, सॉरी रिवर आइलैंड है, रिवर के अंदर आइलैंड, यानी कि रिवर इतनी विशाल है कि उसके बीच में आइलैंड बन गया, दैट इज माजुली। माजुली आपके आसाम में है और रिवर का नाम है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, माजुली आइलैंड जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है और ये ब्रह्मपुत्र में बनता है और स्टेट है आसाम। विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा? दक्षिण गंगा बोलते हैं गोदावरी को। मुझे कौन बताएगा कमेंट्स में गोदावरी कौन कौन से स्टेट्स से गुजरती है और कहां से स्टार्ट होती है? कोई बात नहीं, गूगल करना है गूगल कर लो, ये चीज याद हो जाएगी अभी कर लोगे तो। ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स से गुजरती है और इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, कहां से ओरिजिनेट होती है। ओके, इंदिरा गांधी कैनाल इज द लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया, ट्रू, इट इरिगेट्स पार्ट्स ऑफ। इंदिरा गांधी कैनाल कहां बहती है? प्राइमरीली थोड़ा बहुत बहुत बारीक सा एरिया है पंजाब का जहां पर भी देती है, लेकिन इंदिरा गांधी मेनली राजस्थान को देने के लिए पानी बनाई गई थी कैनाल। राइट, नेक्स्ट, विच स्टेट लीड्स इन राइस प्रोडक्शन इन इंडिया? 2026 का अगर आपने बजट पढ़ लिया है तो उसमें आंसर है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में राइस बनता है। नेक्स्ट आता है तेलंगाना और उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, बांग्ला, उसके बाद में आता है। ये सीक्वेंस जो है ये इस साल के बजट का क्वेश्चन है, 2026 का जो 2025-26 का जो बजट था ना, उसके बाद में इकोनॉमिक सर्वे आया। अब 1 फरवरी को निर्मला सीतारमन जी ने संडे के दिन बजट पेश किया था, पास हुआ था। राइट, 2026-27 के बजट के अनुसार यूपी, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल आर द टॉप 3 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, इसी सीक्वेंस में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फाउंड इन? सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहां निकलता है, सॉरी बॉक्साइट डिपॉजिट्स कहां पे हैं? मैंने मिनरल्स की क्लास ली थी, 1 घंटे की क्लास है, सर्च करोगे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, ज्योग्राफी क्रैश कोर्स में मैंने इसमें साफ बताया है और टॉप 5 स्टेट्स की रैंक भी बताई थी। सबसे ज्यादा बॉक्साइट ओडिशा में है, उसके बाद में बॉक्साइट गुजरात में है। ठीक है, सबसे ज्यादा बॉक्साइट ओडिशा में है, फिर गुजरात में है, गुजरात के बाद में झारखंड आता है, छत्तीसगढ़ आता है और फिर महाराष्ट्र आता है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और फिर महाराष्ट्र। ठीक है, इट्स विजिबल ऑन बोर्ड राइट। यहाँ एक्चुअली क्या है, बोर्ड में थोड़ा सा यहाँ से कट रहा है, मैंने लास्ट में महाराष्ट्र MH लिखा है, महाराष्ट्र। सीक्वेंस क्या है, ओडिशा, फिर गुजरात, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड देन महाराष्ट्र। दीज आर द टॉप 5 स्टेट्स जहां पर बॉक्साइट की डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। छोटा नागपुर प्लेटो किस चीज के लिए फेमस है? 2 चीजों के लिए फेमस है, आयरन एंड स्टील और कोल। यहाँ पर कोल दिख रहा है ऑप्शन में? नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? मैम अगर कोल भी ऑप्शन में हो तो आपका आंसर तब भी आयरन एंड स्टील ही लगना है, क्योंकि यहां पर इंडस्ट्री की बात हो रही है, यानी कि आयरन एंड स्टील, आयरन ओर जो है वो वहां से एक्सट्रैक्ट भी करते हैं, उसका प्योरिफिकेशन भी होता है और उसके बाद में उसको इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए भी यूज किया जाता है, इसलिए आयरन एंड स्टील इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो छोटा नागपुर प्लेटो इज फेमस फॉर। नाउ
कमेंट्स में एक आंसर लिख के बताओ मुझे कि छोटा नागपुर प्लेटो कौन कौन से स्टेट्स में फैला हुआ है और प्राइमरीली हम कौन से स्टेट को छोटा नागपुर प्लेटो से आइडेंटिफाई करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन कौन से स्टेट्स हैं इंडिया में जहां पर छोटा नागपुर प्लेटो है, लिखो। ठीक है, गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग मैच। एक होमवर्क में, ओके दिस इज द होमवर्क, बच गए अपन। ये होमवर्क में है, इन ग्रुप्स में से गलत मैच किसको किया हुआ है, रॉन्ग निकालना है अपन को, करेक्ट मैच नहीं निकालना है। ठीक है, मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन है, हुगली इंडस्ट्रियल रीजन है, बैंगलोर इंडस्ट्रियल रीजन है, थार डेजर्ट मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है। कौन सा आंसर गलत है, गलत बताओगे मुझे, ये लिखो आप होमवर्क में, नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ कि भाई मैम इसका आंसर कौन सा सही है। ओके, नेक्स्ट कल अपन फिर मिलेंगे क्लास में, 10 क्वेश्चंस, थोड़ा सा डिफिकल्टी प्रोग्रेस करेंगे, अब 3-4 क्लासेस हो गई हैं अपनी। ओके, डोंट फॉरगेट टू अटेंड द सेमिनार। आपके जो क्वेरीज हैं, आपको कहीं पे भी तकलीफ आ रही है, देयर इज नो शेम इन आस्किंग, वो भी तब जब फ्री हो रहा है। ठीक है, चलो, आई विल सी यू इन द सेमिनार, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ऑल द वेरी बेस्ट विद योर स्टडीज।